हेलो एवरीवन, मैं निधि नायक आप सभी का निधि मैम इंडिया 7 में स्वागत करती हूँ। चलिए, मैं समाजशास्त्र का नेक्स्ट सेशन लेके आई हूँ। ये शॉर्ट फॉर्म में लाई हूँ। एक्चुअली में कल बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम है 12th क्लास का, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो शॉर्ट फॉर्म में आपको सिर्फ हिंट। अब आपका टाइम ये नहीं है कि आप डिटेल में हर चीज़ पढ़ सकें, इसलिए आपको सिर्फ अब क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन थोड़ा रात मतलब 10 बजे तक कीजिए और उसके बाद अच्छे से फुल नींद लीजिए। फिर अच्छी नींद लेने के बाद सुबह एग्ज़ाम देने चाहिए विदाउट एनी टेंशन। बहुत अच्छे से पेपर जाएगा आप सभी का। मुझे पता है कि आपने बहुत तैयारी की है और आपने बहुत मेहनत की है। बस थोड़ा सा रिवीजन मैं इसमें करवा दे रही हूँ और अच्छे से पेपर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रभु जाति, ये सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन सारे हैं ये आपके 2 नंबर के भी आ सकते हैं, 3 नंबर के भी आ सकते हैं, 4 नंबर के भी आ सकते हैं ना। आपकी तैयारी पहले ही से है, बस मैं तो थोड़ी इसमें आपको सिर्फ हल्का हल्का सा हिंट दे रही हूँ कि ये चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट है, तो आप उसमें ऐड कीजिएगा। और तो अगर हमें क्वेश्चन थोड़ा सा भी समझ में आ जाता है तो हम उसको लिखने में बहुत हमें हेल्प मिलती है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रभु जाति, प्रभु जाति कैसे कहते हैं, या फिर प्रभु जाति से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो प्रभु जाति क्या होती है कि कोई एक ऐसा क्षेत्र या समूह जहाँ पर वहाँ पे उस समूह में उधर के लोगों में उधर के जो कोई कुछ जातियाँ होती हैं, कोई जाति होती है, वहाँ के उस जाति के लोगों की क्या होती है, कृषि अधिक होती है। ठीक है, आय के साधन अधिक होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। जैसे कोई भी जाति, उसकी संख्या अधिक है उस समूह में, और उच्च स्थान, समाज में जो स्थान होता है उनका कैसा होता है, उच्च होता है। तो वो जाति है जो कही जाती है, वो क्या कही जाती है, प्रभु जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण क्या है, विदेशी सभ्यता का प्रभाव। पश्चिमीकरण का मतलब होता है विदेशी सभ्यता, मतलब हम जब विदेशी मतलब कोई भी दूसरे देशों से अपने देश में उनकी संस्कृति या उनके मूल्यों को अपनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, पश्चिमीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, जातिवाद। जातिवाद क्या है, जातिवाद एक उच्चता और निम्नता का भाव होता है समाज में, उसे जातिवाद कहते हैं। जातिवाद के कारण सामाजिक वातावरण दूषित होता है। जो हमारे समाज का वातावरण होता है क्या होता है, दूषित होता है कि कुछ लोग अपने आप को उच्च मानते हैं और कुछ लोगों के लिए निम्नता का भाव देते हैं। तो समाज क्या होता है, वातावरण दूषित होता है और उच्चता और निम्नता का उसमें भाव पाया जाता है। ठीक है, औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण के लिए उद्योग है ना, उद्योगीकरण मतलब जो उत्पादन, यंत्रीकृत उत्पादन, मतलब जो उद्योगों के द्वारा उत्पादन होता है उसको ही हम औद्योगिकरण कहते हैं। और उद्योगों में क्या होता है कि मशीनें ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, इंसानों का यूज़ कम होता है, मशीनों का प्रयोग अधिक होता है उत्पादन में, तो उसे बोलते हैं हम क्या, औद्योगिकरण। नेक्स्ट आपका आता है उदारीकरण। उदारीकरण उदारीकरण से तात्पर्य है आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली प्रक्रियाओं का अंत। मतलब उदारीकरण का तात्पर्य ये है जब हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सरकार देखती है कि अर्थव्यवस्था में कुछ विकास के लिए कुछ सरकार की नीतियां जो है बाधा उत्पन्न करी। जैसे कुछ टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो आयात निर्यात में अगर टैक्सेस ज़्यादा है ना, तो उस टैक्सेस में क्या करती है गवर्नमेंट, रिलैक्सेशन दे देती है, छूट दे देती है। तो उसी छूट को क्या कहते हैं, उदारीकरण। ठीक है, मतलब आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली प्रक्रियाओं का अंत, वो क्या कहलाएगा, उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामाजिक परिवर्तन, है ना। सामाजिक परिवर्तन मतलब समाज क्या होता है, हमारे एक समाज क्या है, गतिशील होता है ना, जिसमें परिस्थिति, वर्ग, स्तर या व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। परिस्थिति आपको मैंने 11th क्लास का टॉपिक है ये, कि परिस्थिति कैसे कहते हैं। परिस्थिति किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, पद होता है, जिसे हम परिस्थिति कहते हैं कि वह किस पद। परिस्थिति 2 प्रकार की होती है, जैसे एक अर्जित परिस्थिति और दूसरी प्रदत्त परिस्थिति, है ना। तो प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, जो हमें जन्म से प्राप्त होती है। जैसे हमारा जन्म किस जाति में हुआ, हमारा नाम क्या है, हमारे पिताजी, तो वो क्या है, हमारी प्रदत्त परिस्थिति हुई। बट अर्जित परिस्थिति क्या होती है, जो हम अपने गुणों से अचीव करते हैं। हम में कोई अलग गुण है ना, कोई क्रिकेटर बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई एयर होस्टेस बन गया, है ना, कोई डॉक्टर, इंजीनियर। तो उनने क्या किया है, उनने एक अपने गुणों के कारण वो पद को अचीव किया है, पाया है अपनी मेहनत से, अपने गुणों से। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी अर्जित परिस्थिति। तो समाज में भी क्या होता है कि वर्ग
परिस्थिति और स्तर क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, उच्चता और निम्नता का भाव पाया जाता है समाज में। तो वही क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन हमारा आर्थिक रूप से भी देखा जा सकता है, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक तरीके से भी, है ना। तो चारों सभी से मिला के हमारा जो जिस तरह हमारा समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सामाजिक परिवर्तन। वैश्वीकरण क्या होता है सॉरी, वैश्वीकरण क्या है, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था व संस्कृति का एक दूसरे से मिलना या जुड़ना। तो वैश्वीकरण क्या है, जब हम वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो है विश्व के सारे देश एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। मतलब वहाँ पे जो घटना घट रही है, आज हम टेलीविज़न पे, मोबाइल में, रेडियो में सारे समाचार सुन सकते हैं, तो है ना। मतलब सारा विश्व जो है क्या हो गया है, एक हो गया है। तो सबने वो क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और संस्कृति एक दूसरे से मिलना या जुड़ना। जैसे हमारे यहाँ पर के जब बर्थडे होता है या शादी ब्याह होती है तो भागवत कथा, पुराण, हवन, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अब प्रथा चलने लगी है कि क्या है, हम केक काटते हैं, बिना केक के हमारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता है ना। तो हमने क्या किया है, ये विदेशी संस्कृति को अपनाया है। हमने अपने पहनावे में भी विदेशी सभ्यता को देखा है, खान पान में, रहन सहन में, चारों तरफ कहीं ना कहीं हमको पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो हमने क्या की है, अपनाई है। तो हमने विदेशी सभ्यता संस्कृति को क्या किया है, अपने देश में मिलाया है। तो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था या संस्कृति का एक दूसरे से मिलना, वो क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के, है ना। कि अनुसूचित जनजाति वह जनजाति होती है जो, जैसे हम आदिवासी भी बोलते हैं, आदिवासी जनजाति होती है। ये अनुसूचित जनजाति क्या होती है, राज्य से कुछ बाहर हट के रहती हैं। इनकी अपनी बोली भाषा अलग होती है, इनका रहन सहन अलग होता है, इनका पहनावा भी अलग होता है, इनके नैतिक मूल्य भी अलग होते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाती है, जनजातियाँ। तो अनुसूचित जनजाति से 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत में कहाँ कहाँ अनुसूचित जनजातियाँ हैं, है ना। उनके उदाहरण दीजिए, कौन कौन सी हैं, जैसे भील, भिलाला, संथाल, गौड़, ये सब सारी क्या है, हमारी अनुसूचित जनजातियाँ हैं। कृषक एवं किसान आंदोलन। जब किसी आंदोलन, एक्चुअली में आंदोलन कब होते हैं, आंदोलन तभी आयोजित होते हैं या किए जाते हैं जब किसी चीज़ का हमको विरोध करना हो, है ना, तब वहाँ पे आंदोलन होते हैं। तो किसान आंदोलन और कृषक आंदोलन मतलब कि जब अंग्रेजों ने हमारे देश के किसानों का शोषण किया, है ना, तो वो शोषण के विरुद्ध जब किसानों ने क्या किया था, आंदोलन किए थे, उसी को क्या बोलते हैं, किसान आंदोलन। जैसे चंपारण आंदोलन, गुजरात का खेड़ा आंदोलन, ये सारे आंदोलन हमारे क्या हैं, किसान आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या कहलाती है, विचार, मूल्यों व मान्यताओं को अपनाना, वो क्या कहलाएगा, संस्कृति। जैसे किसी दूसरे देश की संस्कृति हमने अपना ली, किसी दूसरे धर्म की संस्कृति अपना ली, है ना, तो वो संस्कृति को अपनाना। हर संस्कृति में अपने विचार होते हैं, अपने मूल्य होते हैं और उनकी मान्यताएं होती हैं। उन मूल्य, मान्यताओं और विचारों को जब दूसरी संस्कृति अपना लेती है तो उसको हम बोलते हैं संस्कृतिकरण। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ग्रामीण व नगरीय समाज में अंतर। अब ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर क्या है, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें ग्रामीण व नगरीय समाज में अंतर कैसे दिखाना है कि देखिए, गांव में परिवहन के साधन कम होते हैं, शिक्षा के साधन कम होते हैं, है ना, चिकित्सा के साधन कम होते हैं, बहुत सारी कमी हो जाती है। लेकिन नगरों में परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं, आवासीय मकान भी पक्के घने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं, ठीक है, शिक्षा के साधन भी अधिक होते हैं। तो ये जो अंतर है गांव का और नगर का, ये बता सकते हैं। गांव में घनी आबादी नहीं पाई जाती है, शहरों में, नगरों में घनी आबादी पाई जाती है, गांव में बिरली आबादी पाई जाती है। ठीक है, गांव जो होते हैं कृषि पर डिपेंड होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं। लेकिन नगर जो होता है वो उद्योग धंधे या फिर द्वितीय अर्थव्यवस्था में जुड़े होते हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि प्राकृतिक और ये प्राथमिक स्तर के होते हैं और ये द्वितीय क्षेत्र में, ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं और ये द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से अधिक जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आपने सबसे ज़्यादा वर्ड सुना होगा आज के ज़माने में कि कुछ भी हमको काम कराना है तो हम जब भ्रष्टाचार का यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी काम हमें कराना है तो हम क्या करते हैं कि यार तुम हमारा ये काम कर देना, तो उसको रिश्वत दे देती है, घूसखोरी खिला देती है कुछ पैसे। तो मूल्यों में गिरावट,
है ना, मूल्यों में क्या होती है तब गिरावट होती है कि भी हमें पैसा इतना कम, जो बहुत कम वो चीज़ है कि हम उसको दे रहे हैं कि हमारा ये छोटा सा काम तुम कर देना। तो ये भ्रष्टाचार का काम होता है और ये अपराधीकरण में भी आता है। ठीक है, रैयतवाड़ी व महालवाड़ी। रैयत मतलब होता है किसान, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था वह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार या सरकार क्या करती थी, किसानों से कर वसूलती थी, उसे बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था या ये महालवाड़ी मतलब महाल मतलब होता है जमींदार। तो जमींदार ये क्या है, पूरे समुदाय के तौर पे एक से ही टैक्स लेती थी सरकार, वो क्या कहलाती है, महालवाड़ी। मतलब पूरा समुदाय मिलके इस टैक्स को देता था और रैयतवाड़ी में पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति, एक एक किसान अपना टैक्स सरकार को देता है। ठीक है, फिर आता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या होता है, एक कोई क्षेत्र होता है जिसमें धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग होते हैं, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, अपने क्षेत्र को उच्चता का दर्जा देते हैं। जैसे उस क्षेत्रवाद में, जैसे कोई भी एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो एक ही धर्म के लोग ज़्यादा हैं और दूसरे धर्म के लोग कम हैं, या एक क्षेत्र में एक जाति के लोग ज़्यादा हैं, दूसरे जाति के कम हैं, है ना, एक संस्कृति के लोग ज़्यादा हैं, दूसरी संस्कृति के कम हैं, तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। वहाँ पे उनका ही वर्चस्व होता है, जिनकी बहुलता होती है, तो ये क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद। नेक्स्ट है आपका समाज में महिलाओं की स्थिति। अब समाज में महिलाओं की स्थिति देखा जाए तो आज के युग में अगर देखा जाए तो अब समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुधर गई है। अब महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा कर के बराबर चलती हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि औपनिवेशिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, है ना, जब हमारा देश गुलाम था तब महिलाओं की स्थिति कैसी थी, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, है ना, भारत स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो ये सारी स्थिति आपको महिलाओं के बारे की स्थितियों के बारे में आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट आता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि धार्मिक विश्वासों की जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। मतलब कोई भी भ्रांति है उसको हम नहीं अपनाएंगे। तथ्य क्या है, तथ्य के आधार पे हम उस चीज को देखेंगे, वो क्या कहलाता है, आधुनिकीकरण। और ये जो आधुनिकीकरण है ये हमको विकासशील से विकसित की ओर लेके जाता है। नेक्स्ट आता है आपका भूमि सुधार। भूमि सुधार में मतलब भूमि के किसानों की भूमि में कौन कौन से सुधार आए हैं, है ना, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किन किन सरकार ने कौन कौन से नियम कानून बनाए हैं, या कौन कौन से किसानों ने आंदोलन किया, कुछ भी चीज़ें, मतलब हमारा जो भूमि का सुधार वो कैसे हुआ है, तो आपको इसमें भी लिखना है। जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, भूमि सुधार होगा तो ऑब्वियसली है, जब भूमि का सुधार हो जाएगा तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी, है ना। तकनीकी मशीनों का हम प्रयोग कर रहे होंगे, उर्वरकों का प्रयोग कर रहे होंगे, तब तो हमारी जो भूमि है वो उर्वरक हुई होगी। ठीक है, जमींदारों का उन्मूलन हुआ, मतलब जो जमींदार व्यवस्था थी कि बस हमें उपज से मतलब है, जमीन के की उर्वरता खत्म हो रही है कि क्या है, तो जमींदारों का भी उन्मूलन हुआ है उसमें। फिर हरित क्रांति की उपलब्धियां। हरित क्रांति की उपलब्धियों का मतलब है कि उन्नत किस्म के बीज आना, उत्पादन में वृद्धि होना, है ना, तो ये क्या कहलाती है, हरित क्रांति में गेहूँ चावल जो खाद्यान्न फसलें हैं उनका उनकी उत्पादन में वृद्धि हुई, है ना, तो ये हरित क्रांति है। नेक्स्ट आता है नारी आंदोलन आता है। नारी आंदोलन क्या है, महिलाओं की स्थिति में सुधार। जब कोई भी चीज मैंने पहले भी बताया आपको कि आंदोलन तभी होते हैं जब कोई भी क्या है, किसी भी चीज किसी का शोषण होता है। जब शोषण इतना अधिक हो जाता है तो उसके विरोध में फिर क्या होने लगते हैं, आंदोलन होने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नारी आंदोलन। तो आपको नारी आंदोलन के बारे में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो नारी आंदोलन के बारे में लिख देना है कि कौन कौन से नारी आंदोलन हुए, कहाँ कहाँ हुए, है ना। नारी आंदोलन की आज से मतलब स्वतंत्रता के पहले क्या कौन कौन से आंदोलन हुए, स्वतंत्रता के बाद क्या हुए, महिलाओं की स्थिति, इसमें सब आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है शासकीय व निजी, मतलब कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलके जब मिली अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं तो वो क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसके पहले भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, वो सारे आज हल्का हल्का सा आप देख लीजिए। कल आपका फाइनल एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और डरने की कोई बात नहीं है। सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।